नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ादी के 75 बरस पूरे होने के मौके पर लल्लन टॉप शो का स्पेशल एडिशन, जिसमें हम आपको आज़ाद भारत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम 75 सालों के इतिहास में से वो 75 पल आपके लिए चुनकर लाए हैं जिनसे मिलकर आज के भारत की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। तो बिना देर किए करते हैं शुरुआत। अब हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड, डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहला पल था 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण जिसके साथ 200 साल से चल रहे संघर्ष के अंत का ऐलान हुआ। अगले दिन नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया। आज नक्शे पर जो जगह आपको इस झंडे की छांव में नजर आती है वो 565 छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बंटवारे का गम कभी नहीं भुलाया जा सका, लेकिन आजाद भारत की किताब के पहले पन्ने पर दर्ज चीजों को पढ़कर एक सुकून सा महसूस होता रहा और इसी ने आगे बढ़ने का संबल दिया। दूसरा क्षण था वो जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए कबाइलियों ने भारत पर हमला कर दिया। आजाद भारत की पहली जंग। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और अपनी रियासत का विधिवत विलय भी स्वीकार किया, जिसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई। ब्रिगेडियर उस्मान जैसे भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन जब बर्फ पड़ी तो मोर्चा थम गया। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर यह बर्फ आज तक जमी है और कश्मीर का 1/3 हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। देश की आज़ादी के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही वक्त में घट रही थी, जैसे आज़ाद भारत का पहला बजट जो 26 नवंबर को वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। बंटवारे ने पूर्व और पश्चिम में बड़े पैमाने पर विस्थापन को जन्म दिया था और पाकिस्तान से युद्ध चल ही रहा था, इसलिए इस बजट को बड़े शार्प फोकस के साथ बनाया गया। कुल राजस्व का अनुमान था 171 करोड़ 15 लाख रुपए मात्र। दुनिया एक तरफ कयास लगा रही थी कि भारत का प्रयोग टिकने वाला नहीं है और दूसरी तरफ बंटवारे, विस्थापन और युद्ध की विभीषिका के बीच भारत एक परिपक्व देश की तरह अपना बजट भी पेश कर रहा था, यानी पूत के पांव पालने में दिखने लगे थे। देश आजादी की हवा में सांस ले रहा था, लेकिन इस खुशी को अचानक ग्रहण लगा 1948 के पहले ही महीने में। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी रोज शाम को प्रार्थना सभा में जाते थे। जाते जाते आखिरी पल भी उन्होंने अपने इष्ट का नाम लिया। इसके बाद पूरे देश की नजरें नेहरू और पटेल की तरफ मुड़ गईं और इन दोनों ने निराश नहीं किया। 1948 के ही साल में हैदराबाद के निजाम कासिम रिजवी ने भारत में विलय से इनकार किया, जिन्ना की शरण ली। हथियारबंद विद्रोह हुआ। हिंसा को रोकने और हैदराबाद को भारत में शामिल कराने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो हुआ और आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम हैदराबाद का विलय भारत में करा लिया गया। साजो सामान के साथ निजाम को पाकिस्तान भागना पड़ा। देश आजाद हो चुका था, मगर अब भी अंग्रेजों का कानून ही चल रहा था। हम खुद को गणतंत्र कहना चाहते थे, इसीलिए अपने संविधान पर आजादी से पहले ही काम भी शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 से 114 दिन चली बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू। 2 महीने क्यों लगे ये भी बताएंगे, तो आप कब मेहनत करेंगे, हिंट दे देते हैं। कीवर्ड है लाहौर का अधिवेशन। देश की विकास यात्रा में अगला बड़ा कदम योजना आयोग की स्थापना का था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई 2 स्पष्ट मकसदों के साथ, आर्थिक सुधार और सामाजिक उत्थान। 1951 में शुरू हुई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, क्योंकि भारत खाद्यान्न के आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर था और विदेशी मुद्रा का भंडार खर्च कर रहा था। इस योजना का लक्ष्य यह भी था कि निवेश और बचत के जरिए आर्थिक ग्रोथ का रास्ता तय किया जाए। इसमें सफलता भी मिली। देश की आर्थिक विकास दर 2.2% के तय लक्ष्य से ज्यादा 3.6% की सालाना दर से बढ़ी। इसी साल देश के पहले IIT, जिसकी स्थापना खड़गपुर में हुई थी, वो भी शुरू हुआ। साल 1951। आजादी मिले सिर्फ 4 साल बीते थे और पंडित नेहरू की लोकप्रियता शिखर पर थी। उसी वक्त उनकी एक बिल को लेकर आलोचना होने लगी। नाम था हिंदू कोड बिल। पहली बार हिंदुओं के रीति रिवाज में, उनके समाज में क्या गलत है और क्या सही,
इस पर फैसले का अधिकार कानून को दिया जा रहा था। कौन सी शादी सही है, कौन सी गलत, किसे तलाक लेने का अधिकार है, पुश्तैनी जायदाद में किसे अधिकार मिलेगा, ये सब कुछ हिंदू कोड बिल से तय होना था। कई हिंदू परिवारों को लगा कि उनके निजी मामलों में सरकार का दखल है। देश भर में इसका विरोध भी हुआ। नेहरू के साथ कानून मंत्री अंबेडकर भी खड़े थे, मगर बिल का विरोध जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से हुआ तो नेहरू ने कुछ रियायतें दी और आगे चलकर 4 हिस्सों में इस बिल को पास कराया गया। 1951 के आखिर में पहली बार भारत में आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। देश के पहले चुनाव जिसके नतीजे फरवरी 1952 में घोषित किए गए। केंद्र में कांग्रेस पार्टी को 2/3 के करीब बहुमत मिला। कुछ बड़े नेता चुनाव भी हारे, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर अशिक्षा होने के बावजूद पहले चुनाव में 60% के करीब वोटिंग हुई, क्योंकि जिस भारत को अंगूठा छाप और अनाड़ी समझा जाता था, उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, एक शख्स के वोट की कीमत दूसरे के वोट से ज्यादा या कम नहीं होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो उस दौर में पश्चिम के भी देशों के दिमाग में पूरी तरह से नहीं आया था। साल 1953 में भारत का एक आधुनिक आइकन भी तैयार हुआ। एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के तहत जेआरडी टाटा की एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह घटना भारत के नेशनल कैरियर के जन्म की तरह देखी जाती है। इस फैसले को लेकर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन एयरलाइन का नियंत्रण जेआरडी के पास ही रहा और उन्हीं के रहते लाल और सफेद कलर की थीम का जहाज दुनिया में भारत की पहचान बन गया। ऐसा नहीं था कि नेशन बिल्डिंग में व्यस्त हिंदुस्तान का ध्यान कला पर नहीं था। सत्यजीत रे ने 1954 में पाथेर पांचाली बनाई थी, जो दुनिया भर के फिल्म स्कूल्स में आज भी दिखाई और पढ़ाई जाती है। जापान के महान फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत राय की फिल्मों के लिए कहा था कि उनकी फिल्में न देखना ऐसा ही है जैसे आप बिना चांद और सूरज को देखे दुनिया से चले जाएं। इसके बाद काम का साल है 1956। इसे भारतीय इतिहास में बड़े बदलाव के लिए याद किया जाता है। ये वो साल था जब पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ। साल 1952 से ही भाषा के आधार पर राज्य की मांग हो रही थी। पोट्री श्रीरामुलु ने अक्टूबर 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए अलग सूबे की मांग के साथ आमरण अनशन शुरू किया था। 56वें दिन उनका निधन हो गया था। इसके बाद भारत में भाषाई आधार पर सूबों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। शुरुआत में डर था कि इससे अलगाववाद फैल जाएगा, लेकिन 1956 में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जब नए सूबे बनाए गए तो ये डर दूर हो गया। आज भारत में विविधता का जो उत्सव मनाया जाता है, उसके पीछे 1956 के प्रयोग की सफलता भी है। 1956 का एक हासिल और है। इसी साल हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पहला कदम आगे बढ़ाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1944 में परमाणु ऊर्जा के लिए काम शुरू कर चुके थे। 1948 में हमने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था और सिर्फ 8 साल में ट्रॉम्बे में नीली अप्सरा चमक रही थी। अप्सरा ये नाम दिया गया था ट्रॉम्बे में बने एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर को। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था ये। गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ रही थी, तभी आजाद भारत का पहला वित्तीय घोटाला सामने आया। साल था 1958। इसे मुंदड़ा घोटाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसे अंजाम देने वाले का नाम हरिदास मुंदड़ा था। यह पहला घोटाला था जिसमें व्यापारी, अफसर और नेता की तिकड़ी शामिल थी। इससे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि इसे उजागर करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना दामाद फिरोज गांधी था। सांसद भी थे फिरोज गांधी। और इस घोटाले के खुलासे के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। वो दिन है और आज का दिन घोटाले हैं कि रह रहकर सामने आ जाते हैं। पहले घोटाले के अगले ही साल लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायत करने वाले पीएम नेहरू पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगा। उन्होंने 1959 में दुनिया में पहली चुनी हुई वोट के जरिए कम्युनिस्ट सरकार केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर। उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह नेहरू का फैसला था, कुछ ने कहा कि यह इंदिरा का दबाव था, जिसके बाद फैसला सामने आया। वजह चाहे जो रही हो, इसे एक घटना का बहाना बनाकर भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों को बर्खास्त करने का और दूसरे तरीकों से गिराने का एक चलन शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। वैसे 1959 का साल इतना भी बुरा नहीं था। 15 सितंबर वो तारीख थी जब भारत ने पहली बार टीवी देखा। दिल्ली में सिर्फ 21 टीवी थे और सारी प्रोग्रामिंग ऑल इंडिया रेडियो ने की थी। भारत की विकास यात्रा में अगला बड़ा पड़ाव आया 1961 में। भारत को आज़ादी मिले 14 साल हो चुके थे, लेकिन गोवा अब भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था। उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन पुर्तगाल ने बातचीत करने से ही मना कर दिया। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन दीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया और नतीजा सब जानते हैं।
जो कभी ना कभी छुट्टियां मनाने इन खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। 1962 का साल हमारे लिए अपयश लेकर आया। 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी थी तो विवादों की श्रृंखला चीन के साथ वहीं से शुरू हो गई थी। मैकमोहन रेखा की मान्यता पर शुरू हुआ विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि सरकार ने अपना सर ही रेत में दबा लिया। चीन ने धोखे से भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर ली। सड़कें और संसाधन थे नहीं तो वो काफी किलोमीटर तक अंदर आ गया। भारत को जब इस स्थिति का अंदाजा लगा तो अक्टूबर 1962 में युद्ध की मुनादी हुई। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और हमें पटकनी देकर वो वापस चला गया। लेकिन पूरा इलाका खाली नहीं किया। अब भी लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। इस हार के बाद जाकर नेहरू सरकार को एक और मजबूत सरकार का महत्व समझ में आया। जंग का अगला बरस 1963, इसरो के बनने में अभी 6 साल का वक्त बाकी था, लेकिन विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया के फेर में पड़कर वक्त गंवाने वाले लोग नहीं थे। ऐसे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही फल था कि आज़ादी के सिर्फ 16 साल बाद हमने पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना दिया। तब हम रॉकेट बनाना सीख रहे थे, इसलिए सोवियत रॉकेट को बैलगाड़ी पर लाद कर केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर लाया गया। 21 नवंबर के रोज भारत ने सिर्फ पहला रॉकेट ही लॉन्च नहीं किया, वो आत्मविश्वास भी हासिल किया जो ऐसे मिशन के लिए जरूरी था। 1964 जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का संकट था। 1965 में मानसून भी कमजोर रहा, अकाल की नौबत आ गई। इसी साल 5 अगस्त को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार करके कश्मीर में भी घुस आए। 18 बरस के इतिहास में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान कश्मीर में घुसना चाहता था, भारतीय सेना उल्टे पंजाब के रास्ते लाहौर तक पहुंच गई। 62 की हार से टूटा सेना का मनोबल 65 में उठ खड़ा हुआ। 1965 के बाद से भारतीय सेना को जब जब सीमा पर चुनौती मिली उसने निराश नहीं किया। 1965 में ही भारत में आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण पाठ भी अपनाया गया। पाकिस्तान का हिमायती अमेरिका हमें धमकाने लगा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा, और तब भारत अपनी जरूरत का सारा अनाज नहीं उगा पाता था। लेकिन शास्त्री जी ने 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान से जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा। दूसरी तरफ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर गेहूं की बम्पर पैदावार वाली किस्मों की बुआई शुरू करवाई। ये हरित क्रांति की शुरुआत थी जिसने हमारे देश में अकाल को इतिहास बना दिया। लेकिन 1966 की जनवरी में ही शास्त्री जी की ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु भी हो गई। शास्त्री के बाद देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथ में आई। उनके सत्ता संभालने के 1 साल के भीतर यानी साल 1967 में भारत में एक नई समस्या ने जन्म लिया, नक्सलवाद, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। मजूमदार चीन के माओ त्से तुंग से प्रभावित थे, श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। नहीं सुनी गई तो बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे ये विध्वंसक विचारधारा देश के दूसरे राज्यों में पहुंच गई, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड को आज भी झेलना पड़ रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उसके बैंकिंग सेक्टर के चरित्र का सीधा असर पड़ता है, और भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए बैंक कर्ज में तेजी लाना बताया गया, लेकिन इस कदम के पक्ष और विपक्ष में तर्क आज भी पेश किए जाते हैं। 1969 का महत्व यह भी है कि भारत में आज जैसे बैंक आपको नजर आते हैं, उनके बीज उसी साल में पड़े। इस बदलाव के अगले ही साल यानी 1970 में एक महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा हुई। आजाद हिंदुस्तान में पूर्व राजा महाराजाओं को मिलने वाले वित्तीय लाभ, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिवी पर्स कहते थे, उन्हें खत्म करने को लेकर दरअसल आजादी के पहले हिंदुस्तान में लगभग 500 से ऊपर छोटी बड़ी रियासतें थीं। विलय के वक्त भारत सरकार ने इन रजवाड़ों को एक तय मानदेय देना स्वीकार किया था, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान संशोधन कर इसे खत्म कर दिया। उस जमाने में ये एक बड़ा कदम माना गया। 1970 में ही भारत ने अपना ध्यान डेयरी क्षेत्र पर भी लगाया। गुजरात के आनंद में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें सफलता मिलती दिखी तो सरकार ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया ताकि दूध उत्पादन में तेजी आए। पते की बात यह कि डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पूरी तरह से सहकारी आंदोलन के माध्यम से हासिल की गई, जो आज पूरे देश में 1.2 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों तक फैल गई है। इस आंदोलन से एक ब्रांड भी निकला जिसका कोई ना कोई सामान आपके किचन में जरूर होगा, अमूल। ऑपरेशन फ्लड के बाद चर्चा बटोरी ऑपरेशन कैक्टस लिली ने। साल 1971
ये भारतीय सैन्य इतिहास में मील के पत्थर वाला साल था। पूर्वी पाकिस्तान में सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। पाकिस्तान की सेना ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। भारत ने बांग्लादेश की निर्वासित सरकार की मदद की और सिर्फ 13 दिन के भीतर 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। फिर आता है साल 1973। एक ऐतिहासिक फैसले के लिए याद किया जाता है। केशवानंद भारती व अन्य बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और इसी से यह साफ हुआ कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। 1969 में केरल सरकार भू सुधार कानून लेकर आई और एक मठ की 400 एकड़ जमीन को टेक ओवर कर लिया। युवा महंत केशवानंद भारती इस मामले को अदालत में ले गए। अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 23 अप्रैल को 13 जजों की बेंच ने 7-6 के करीबी अंतर के साथ फैसला सुनाया। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्तियों के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह असीमित नहीं। कोई भी सरकार संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती, जिसके तहत भारत के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। साल 1973 में एक और काम हुआ। पर्दे पर एंट्री हुई एंग्री यंग मैन की। जंजीर से अमिताभ बच्चन ने एक आम भारतीय युवा के आक्रोश को, गुस्से को पर्दे पर उतारकर लोगों से इंस्टेंट कनेक्ट स्थापित कर लिया। ये सिलसिला आगे दीवार, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में भी जारी रहा। उसी दौर में अमिताभ ने अपने करियर का सर्वोच्च शिखर छुआ। उसी के सदके वो आगे चलकर सदी के महानायक कहलाए। एंग्री यंग मैन की इस परंपरा के ध्वजवाहक और भी एक्टर बने। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र से लेकर अर्धसत्य के ओमपुरी तक कई एक्टर्स ने सिस्टम के खिलाफ जनता के रोष को पर्दे पर जिंदा किया और इसके निशान अभी भी दिखते हैं फिल्मांकन में। इसके बाद आता है राउंड फिगर वाला साल 1975। इस साल भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। 19 अप्रैल 1975 को भारत के मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर देश का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 3 करोड़ की लागत से बना आर्यभट्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने सोवियत संघ की मदद से भारत में विकसित किया था। थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील करना चाहे तो यह भी जान लीजिए कि ये उपग्रह की तस्वीर कई वर्षों तक 2 रुपए के नोट पर छपती रही। 1975 में ही भारत को सामरिक और राजनीतिक रूप से भी बड़ी सफलता मिली। सिक्किम भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन उसका आधिकारिक हिस्सा नहीं था। चीन से सटा होने की वजह से इसका महत्व बहुत है। सिक्किम में इसी साल जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा। फिर 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इस घटना को इंदिरा गांधी की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। 1975 के साल में हिंदुस्तान विज्ञान के क्षेत्र में आसमान छू रहा था, लेकिन लोकतंत्र के मामले में धरातल पर भी आ रहा था। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गुजरात में खाने की मेस से शुरू हुआ विरोध जेपी के नेतृत्व में जनसैलाब में तब्दील हो गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता लोकसभा की रद्द कर दी। इंदिरा पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने एजेंट यशपाल कपूर से जब मदद ली चुनाव में, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारी के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जानकार मानते हैं कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकता, लेकिन आनन फानन में सत्ता पर कब्जे की हड़बड़ी में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बदनुमा दाग है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, प्रेस की आजादी को कुचल दिया गया, पत्रकार भी जेल में डाल दिए गए। ये आज भी भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में याद किया जाने वाला अध्याय है। इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया गया, जिसके बाद बंधुआ मजदूरी को पूरे देश से खत्म कर दिया गया। गुलामी की ये प्रथा खत्म हुई इस अधिनियम के जरिए। साथ ही उनके कर्ज को भी खत्म माना गया। इसके अलावा गुलामी की प्रथा को कानून के जरिए दंडनीय अपराध बनाया गया। 21 मार्च 1977 आता है। फिर 21 महीने के बाद आपातकाल खत्म हो जाता है। देश में नए सिरे से आम चुनाव होते हैं। इंदिरा गांधी की कांग्रेस की करारी हार होती है। कई दलों के गठजोड़ से बनी जनता पार्टी जीतती है। आज़ाद भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जनता पार्टी के मोरारजी देसाई शपथ लेते हैं।
सरकार पूरे समय अंतर्द्वंद और द्वेष की भावना से घिरी रही। 2 साल के भीतर ही प्रधानमंत्री बदल गए। मोरारजी देसाई के बाद कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी के एक फैक्शन के नेता देश के प्रधानमंत्री बने, पर आपसी कलह तब भी नहीं थमी और सरकार पूरे तौर पर यह जनता पार्टी का प्रयोग 3 साल में ही ढेर हो गया। जनता पार्टी का प्रयोग तो विफल रहा, लेकिन इस सरकार का क्या कोई बड़ा फैसला भी था? जी, देश की पहली नोटबंदी 1977 के साल में मोरारजी सरकार के दौर में हुई थी। प्रधानमंत्री देसाई ने अवैध संपत्ति पर कार्रवाई के दावे के साथ 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। इसी सरकार के दौरान इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने 2 अमेरिकी कंपनियों IBM और कोका कोला पर भारत में प्रतिबंध लगाया था। इन पर इल्जाम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने का। इसके मुताबिक विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते। नतीजतन दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया और असर यह हुआ कि पहली बार देश की GDP माइनस में चली गई थी। विज्ञान के लिहाज से साल 1978 ऐतिहासिक रहा। 3 अक्टूबर 1978 को भारत के पहले और पूरी दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा पूजा का पहला दिन था, इसलिए टेस्ट ट्यूब के जरिए जन्मी बच्ची का नाम दुर्गा रखा गया। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय थे, लेकिन पहले उनके काम पर संदेह जताया गया। हालांकि 9 जून 1981 को कोलकाता में आत्महत्या कर लेने के बाद उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक के रूप में मान्यता दे दी गई। और आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार मानवता की मदद के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और तब मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा शुरू की। 1950 में वो भारत की नागरिक बनी। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए भारत सरकार ने 1962 में पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। साल 1982 आता है। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मजदूर हड़तालों में से एक होती है। दत्तात्रेय सामंत, शॉर्ट में दत्ता सामंत, एक राजनेता और श्रम संगठन के नेता, उनके नेतृत्व में मुंबई में 2 से 3 लाख कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल हुई, जो लगभग 1 साल चली। यूं तो ये एक गैर राजनीतिक हड़ताल थी, पर इसने केंद्र की कांग्रेस और राज्य की कांग्रेस सरकार दोनों की ही पेशानी पर सिलवटें डाल दी। इस हड़ताल ने देश में माहौल गर्मा दिया। हजारों कामगारों ने गिरफ्तारियां दी, कई जगह खूनी झड़पें हुई और मुंबई के बाकी उद्योगों पर भी इसका असर पड़ा। असर इस कदर था कि मुंबई में पुलिस कांस्टेबलों ने और फिर राज्य में और भी जगह पर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर यूनियन बना ली। बात इतनी बिगड़ गई कि अर्धसैनिक बलों को बुलाकर पुलिस की इस बगावत पर काबू पाया गया। IT सेक्टर में देश का लोहा मनवाने वाली कंपनी इन्फोसिस की स्थापना भी हुई इसी दौर में। पुणे में NR नारायण मूर्ति ने इसकी नींव रखी। ये कंपनी भारतीय उद्योग जगत में मील का पत्थर साबित हुई। समय के साथ कंपनी का दायरा और काम बढ़ता गया। 1983 में इसके मुख्यालय को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। साल 2020 में बिजनेस वर्ल्ड ने इन्फोसिस को भारत की सबसे सम्मानित कंपनी का दर्जा दिया। 1983 एक और चीज के लिए याद किया जाएगा। कपिल देव और उनके टीममेट्स ने 1983 में जो किया वो खेलों के इतिहास की सबसे बड़ी परिकथाओं में से एक है। उस क्रिकेट वर्ल्ड कप के वक्त हम क्रिकेट के अंदाज में कहें तो छौने थे। टेस्ट तो फिर भी तुक्के से या मेहनत से जीत जाते थे, लेकिन वनडे में हाल बुरा था। यहां तक कि इस वर्ल्ड कप से पहले हमने पिछले 2 वर्ल्ड कप मिलाकर सिर्फ 1 मैच जीता था और इस वर्ल्ड कप के लिए जाते वक्त लोग हमारा मजाक बना रहे थे, लेकिन टीम इंडिया ने 1983 के वर्ल्ड कप में तमाम लोगों का घमंड तोड़ते हुए इतिहास रचा और इस जीत के बाद इंडियन क्रिकेट और उसके इर्द गिर्द का बाजार, कारोबार, उत्साह सब बदल गया। 83 का तीसरा हासिल थी एक कार। इसी साल गुड़गांव की फैक्ट्री से पहली मारुति कार बनकर तैयार हुई। इसी के साथ भारत एम्बेसडर और फिएट से आगे बढ़ गया और भारत में ऑटोमोटिव क्रांति के बीच पड़े। फिर 1984 का साल आता है, भारत के लिए सबसे मुश्किल सालों में से एक। इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके जिक्र के बिना आज की कहानी पूरी नहीं होगी। 1984 वो साल था जब पंजाब में पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा उग्रवाद चरम पर पहुंच गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से अलग खालिस्तान का ऐलान होने वाला था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को चढ़ाई का हुक्म दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 दिन चला और देश का एक और विभाजन टल गया। इसे लेकर पंजाब और सिख समाज में भारी नाराजगी रही और ब्लू स्टार आज भी भारत के सबसे विवादित ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। भारत में एक सरकार या प्रधानमंत्री के लिए हर नागरिक या समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा टेढ़ा काम है। भारत की विविधता का एक नतीजा यह भी है कि किसी की खुशी किसी को नाराज भी कर सकती है।
सो मशहूर प्रधानमंत्री किसी न किसी खेमे को बेहद नापसंद भी रहते हैं, लेकिन कभी भी इस नापसंदगी ने वो सीमा नहीं लांगी जो 1984 में लांगी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद राजधानी समेत पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़के, जिनमें कम से कम 3,500 निर्दोष सिखों को निर्ममता से मार डाला गया। 1984 का मुश्किल एक विवादित सैनिक ऑपरेशन, एक प्रधानमंत्री की हत्या और एक विभत्स दंगे के साथ ही खत्म नहीं हुआ। इसने बीतते बीतते एक और जख्म दिया। 2-3 दिसंबर की रात भोपाल की हवा में जहर रिस गया, जिसने कम से कम 15,000 लोगों की जान ली और कम से कम 5 लाख लोगों को प्रभावित किया। दुनिया में आज तक इससे बड़ा औद्योगिक हादसा नहीं हुआ। बावजूद इसके अमेरिका की यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन भारत आया और सकुशल लौट भी गया। कांग्रेस की सरकार थी, रेड कारपेट बिछा दी गई थी और हमारे पास रह गई थी वो तस्वीरें जिनमें मृत बच्चों की पथराई आंखें जैसे हमसे सवाल पूछ रही थी कि इंसाफ कब होगा। अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम 1984 को सिर्फ कड़वी बातों के लिए याद नहीं रखना चाहते। और रखे भी क्यों? आखिर 1984 वो साल भी था जब पहले और इकलौते भारतीय ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इसी साल के अप्रैल में सोयूज रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंचे। जब उनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। आज भारत खुद मैन्ड मिशन भेजने पर काम कर रहा है और इस परियोजना का नाम है गगनयान। बरस बीतता है और भारतीय राजनीति को एक नया शब्द मिलता है, तुष्टीकरण। और कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1985 की एक घटना से। इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाहबानो बेगम, उन्होंने तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए 1979 में एक केस किया था। एक के बाद एक अदालत ने शाहबानो के हक में फैसला दिया और इन सारे फैसलों पर मुहर लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, तारीख थी 23 अप्रैल 1985, अदालत के फैसले के खिलाफ देश भर में जो रूढ़िवादी मुस्लिम समाज था, जो अंश था मुस्लिम समाज का और रूढ़िवाद में विश्वास करता था, उसने प्रदर्शन किया, जिसके आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए और 1986 में इस फैसले को पलटने के लिए कानून लेकर आई। कोर्ट देश को एक कदम आगे ले गई थी, पर राजीव गांधी सरकार एक कदम पीछे ले गई। अगर 1985 वो साल था जब सरकार एक धर्म को तुष्ट करने में झुकी, तो 1986 वो साल था जब वो दूसरे धर्म को तुष्ट करने के लिए झुक गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। यथास्थिति को बनाए रखने के लिए अदालत ने बाबरी मस्जिद के दरवाजों को बंद करवा दिया था, लेकिन शाहबानो फैसला पलटने पर हो रही आलोचना से घबराए राजीव गांधी ने अदालत के मार्फत ही 1 फरवरी 1986 को ताले खुलवा दिए। ये मंदिर आंदोलन चला रही विश्व हिंदू परिषद को चेकमेट करने का प्रयास था, पर हुआ इसके ठीक उलट और मंदिर आंदोलन में एक नई स्फूर्ति आ गई। 1987 आते आते कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हो चुके थे। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि वो इस रास्ते कश्मीर को नहीं हत्या पाएगा, सो वो घाटी में उग्रवादियों और आतंकवादियों को समर्थन देने लगा। पर आग में घी पड़ी तब जब कश्मीर ने खुद को ठगा महसूस किया। 1987 के चुनाव में कश्मीर की कई अलगाववादी पार्टियों ने हिस्सा लिया और चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत लग रही थी, लेकिन नतीजे आए तो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, पर यह ओपन सीक्रेट है कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इससे नाखुश होकर बड़ी संख्या में युवा सीमा पार आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग के लिए चले गए और आतंकवादी बनकर लौटे। घाटी के हालात बिगड़ने में अगर किसी एक घटना का सबसे बड़ा योगदान था तो वो 1987 के चुनाव थे, जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध थे। 1987 में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सरकार के बीच गृह युद्ध छिड़ा था और आम लोग पिस रहे थे। इस जंग का भारत पर भी असर पड़ रहा था। बांग्लादेश जैसे अनुभव की पुनरावृत्ति टालने के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। इसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया, लेकिन IPKF तमिल विद्रोहियों के साथ एक भीषण छापेमार युद्ध में फंस गई। इस बेनतीजा युद्ध ने उग्रवाद से निपटने की भारतीय डॉक्ट्रिन को गढ़ा। राजीव गांधी के इस विवादित फैसले की सबसे बड़ी कीमत भी उन्होंने खुद चुकाई, जब तमिल आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को मानव बम भेजकर उनकी हत्या कर दी। हम तमिल विद्रोहियों पर बात करते करते बरस पर कुछ आगे आ गए, पर पीछे लौटते हैं। 1989 में राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बुरी तरह चुनाव हारती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कभी राजीव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। बोफोर्स घोटाले का भूत राजीव गांधी और कांग्रेस को ध्वस्त कर देता है। VP सिंह की सरकार जब संकट में घिरती है तो वो 10 बरस से धूल खा रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। इसके तहत
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाता है। मामला कोर्ट में जाता है और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय अपने एक फैसले में आरक्षण की ऊपरी सीमा को 50% के नीचे रखने का आदेश देता है, पर जो वीपी सरकार का फैसला था उसको भी वैधता मुहैया कराता है। फिर आता है अगला बरस 1990 का साल। देश बड़ी त्रासदी का गवाह बनता है। कश्मीरी पंडितों का आतंकवाद के चलते विस्थापन। घाटी में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद अखबारों में इश्तिहार छपते हैं कि पंडितों घाटी छोड़ दो। नामचीन कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग शुरू होती है, जिसके बाद मजबूरन कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी को जान बचाने के लिए विस्थापित होकर जम्मू आना पड़ता है। आज भी ये लोग जम्मू के करीब जगती कैंप में बने फ्लैट्स में रहते हैं। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के नाम पर जमकर राजनीति होती है, लेकिन उस राजनीति के नतीजे में वो आज तक अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। लेकिन 1990 को सिर्फ एक त्रासदी के लिए याद रखना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसी साल भारत कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को बचाकर भी लाता है। सद्दाम हुसैन ने इस छोटे से देश पर हमला कर दिया था। भारत में सुधार की लाख गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब जब हमारे सामने कहीं मुसीबत होती तब हम अपनों को बचा कर लाने में सारे साधन लगा देते हैं। कुवैत एयरलिफ्ट आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आने वाले बरस में जब भी मौका आएगा, भारत ये कारनामा दोहराएगा, जैसे दोहराता रहा, चाहे 2015 का यमन युद्ध हो या फिर 2022 का रूस यूक्रेन युद्ध। अगर आप तिरंगे के नीचे खड़े हैं तो देश आपकी फिक्र करेगा। तो एक तरफ भारत एक के बाद एक अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था, दूसरी तरफ उसका खजाना भी खाली हो रहा था, क्योंकि कैलेंडर में तो 20वीं सदी की आखिरी दहाई आ गई थी, पर आर्थिक नीतियों पर बने जाले कभी झाड़े ही नहीं गए थे। 1991 में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि अपनी ज़रूरत का तेल भारत आयात कर सके। नौबत यह आ गई थी कि आरबीआई का सोना जहाज में भरकर विदेश भेजना पड़ा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखी कि मदद मिलेगी, लेकिन ऊपर से नीचे तक आर्थिक ढांचा बदलना होगा। और तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वो ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसे हम भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के नाम से जानते हैं। एलपीजी का मंत्र दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसका असर सिर्फ बाजार में ही नहीं दिखा, हमारे पॉप कल्चर, हमारे सिनेमा में भी इस नए दौर की सुगंध खोजी जा सकती है। 2 बैक टू बैक फिल्में आई जिनमें हमने परंपरा और बाजार दोनों को ध्यान में रखने वाले भारतीयों को देखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है और परदेस, इन सब के बढ़िया उदाहरण हैं इन बदलावों के। 1991 में देश ने एक कदम भविष्य की तरफ बढ़ाया, लेकिन अगले ही बरस हम फिर अतीत के झगड़ों के गुलाम बन गए। मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन फैसला आता उससे पहले ही 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इसके नतीजे में देश भर में दंगे भड़क गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में हिंसा हुई, 2000 से ज्यादा बेगुनाहों की जान गई और उपमहाद्वीप के 2 बड़े धर्मों के बीच एक और दरार पड़ गई। अगले साल बदले के नाम पर बंबई में सीरियल ब्लास्ट भी हुए और आतंकवादी घटनाओं का एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ। 1992 को अगर एक बड़ी भूल के लिए याद रखा जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के लिए भी उसका जिक्र जरूर होगा। यही वो साल था जब भारत में केंद्र और राज्य के बाद तृतीय स्तर पर सरकारों की स्थापना के लिए संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज कानून आया। आज आप गांव-गांव पंचायत की जो राजनीति देखते हैं, इसे संविधान का संरक्षण 1992 के साल में ही मिला। पंचायत की राजनीति को अभी परिपक्व होना है, लेकिन इस स्तर पर जनता को स्वराज में शामिल करना हमारे लोकतंत्र का वो गहना है जिसे हमें बहुत शौक से पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद एक लंबा समय रहा जब भारत उपग्रह बनाने में तो माहिर हो गया था, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष में भेजने के लिए विदेशी संस्थाओं पर निर्भर था। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए लिटरली रॉकेट साइंस की जरूरत थी, लेकिन इस रॉकेट साइंस के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी थी। दुनिया मजाक बनाती थी कि सड़क नहीं बना पाए हैं, चले हैं रॉकेट बनाने। लेकिन जब अक्टूबर 1994 में दुनिया ने देखा कि एक रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर अंतरिक्ष तक ऊंचा उड़ गया, तब उन्होंने भी तालियां बजाई जो जलते थे। पीएसएलवी आज न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। एक दौर था जब भारत में फोन रसूखदार लोगों के ही पास होता था, सांसद से सिफारिश करवानी पड़ती थी, बरसों की वेटिंग के बाद कनेक्शन मिलता था। लेकिन आज हर शख्स की जेब में मोबाइल है। एक सूचना क्रांति हुई है जिसने आम आदमी को एक दूसरे से जोड़ा है और इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 1995 को, जब नोकिया के हैंडसेट से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंडित सुखराम को फोन मिलाया था। वो दिन है और आज का दिन जब आप ये वीडियो भी बहुत संभावना है कि अपने फोन पर देख रहे हो। निजी भागीदारी से आम लोगों को फायदा पहुंचाने के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है देश की मोबाइल क्रांति।
1998 में बुद्ध की धरती पर बुद्ध फिर मुस्कुराए। शांति के लिए जरूरी था कि भारत अपनी रक्षा कर सके। 1974 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण से भारत ने बताया था कि हम चाहें तो परमाणु संपन्न बन सकते हैं, और 1998 में पोखरण 2 ने इस बात पर मोहर लगा दी। इसके चलते हमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुशल डिप्लोमेसी से हम धीमे धीमे इन प्रतिबंधों से बाहर आ गए। भारत आज पूरी दुनिया में एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर स्टेट माना जाता है। जो पूछते हैं कि बुद्ध के देश में परमाणु बम का क्या काम, उन्हें जवाब दिनकर की इन पंक्तियों से मिलता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। कैलेंडर आगे बढ़ता है, आता है 1999 का साल। भारत ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान कारगिल की चोटियों पर घुसपैठ कर रहा था। भांडा फूटा तो भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। 527 जवानों ने प्राणों की आहुति दी और बिना नियंत्रण रेखा पार किए पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। इसके बाद से भारत ने फैसला किया कि कभी भी किसी भी मौसम में सीमा के किसी भी इलाके पर निगरानी खत्म नहीं होगी। 20वीं सदी की आखिरी घटना जिस पर पूरे देश की निगाह रही वो थी IC-814 का हाईजैक। ये किसी भारतीय विमान का पहला हाईजैक नहीं था, लेकिन जितनी नाटकीयता इस पूरे प्रकरण में थी वैसी पहले देखने को नहीं मिली थी। 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान अगवा कर लिया गया। विमान अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जहां तालिबान का शासन था। तब भारत को अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए मसूद अजहर और उमर सईद शेख जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। 31 दिसंबर यानी सदी के आखिरी दिन सभी भारतीय बंधकों को छुड़ा लिया गया। राउंड फिगर का अपना अलग मजा है। साल 2000 में भारत ने 21वीं सदी का स्वागत किया और साथ ही स्वागत किया 1 अरबवें भारतीय नागरिक का भी। जी, इसी साल भारत की जनसंख्या ने 1 अरब के 1 बिलियन के आंकड़े को पार किया। तारीख थी 11 मई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे आस्था अरोड़ा नाम दिया गया। आस्था को ही देश का 1 अरबवां नागरिक माना जाता है। बड़ी जनसंख्या समस्या तो होती है, लेकिन भारत ने इसमें मौका भी देखा। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। साल 2000 ही था जब सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने अपना उपवास शुरू किया। आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की छांव में पूर्वोत्तर में तैनात सुरक्षा बलों पर कई बार अनावश्यक हिंसा के आरोप लगे। इनमें से ही एक था साल 2000 का मालोम नरसंहार। इसी ने इरोम के 16 साल लंबी भूख हड़ताल की भूमिका तैयार की। इरोम का जिक्र इसलिए क्योंकि पूर्वोत्तर में अपनी मांग के लिए हथियार उठाने की जैसे परंपरा पड़ गई थी। गांधी के देश में गांधी के तरीकों को लगभग भुला दिया गया था। इरोम ने गांधी को खोजा, उन्हीं की तरह एक प्रयोग किया और उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर भी किया। भारत में सांप्रदायिक हिंसा का बड़ा लंबा इतिहास है। 21वीं सदी का पहला बड़ा दंगा था गोधरा का, जब साबरमती एक्सप्रेस में सवार 58 कार सेवकों को जलाकर मार दिया गया। उसके बाद गुजरात में दंगा भड़का। इन दंगों में कम से कम 1100 लोगों की जान गई, सैकड़ों लापता हुए और 2500 के करीब घायल। गुजरात के नए नवेले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं दंगों के बाद घर घर पहचाने जाने वाला नाम बन गए। उनकी भूमिका को लेकर पक्ष विपक्ष में तमाम तर्क और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, जिसमें वो निर्दोष साबित हुए। इस साल भारत ने एक ऐसी आपदा का सामना भी किया जिसका नाम हमने सुना तक नहीं था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक ऐसा भूकंप आया जिसने समंदर को जैसे उलीच कर जमीन की तरफ भेज दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत का पूर्वी तट सुनामी के रास्ते में था। 18,000 से ज्यादा लोगों की जान देखते देखते चली गई। इस आपदा ने भारत को एक बड़ा सबक दिया और अगले साल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जैसे संगठनों की नींव भी पड़ी। तब से लेकर अब तक भारत हर साल आपदाओं से निपटने में बेहतर होता गया। यकीन नहीं आता तो गूगल पर ओडिशा और चक्रवात साथ लिखकर अपने रिजल्ट्स देख लीजिए। अगला पड़ाव, भारत एक गणराज्य है और इसीलिए सरकार नागरिक के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन सरकार बहादुर थी कि अंग्रेजों के बनाए एक कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की आड़ लेकर जवाबदेही से बच जाती थी। मजदूर अपनी दिहाड़ी का हिसाब मांगते तब भी सरकार इसी कानून की आड़ लेती। ये बदला 2005 में जब सूचना का अधिकार कानून RTI लाया गया। भारत में अगर किसी एक कानून से पारदर्शिता वाकई बढ़ी तो वो RTI है। हम सलाम ठोकते हैं राजस्थान के उन मजदूरों को जो पढ़ना लिखना खास नहीं जानते थे, लेकिन इतना समझते थे कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है जवाब देने की। अमेरिका के इतिहास में 9/11 का जो अर्थ है वही भारत के लिए 26/11 का है। भारत की आर्थिक राजधानी लगातार 2 दशकों तक पाकिस्तान के छद्म युद्ध का शिकार होती रही। इस दौरान सबसे बड़ा हमला हुआ साल 2008 में, जब 26 नवंबर को 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। क्या रेलवे स्टेशन, क्या लग्जरी होटल, हर जगह मासूम लोग बेमौत मारे गए।
मुंबई की पहचान ताज होटल धू धू कर जला। 175 लोगों की हत्या में शामिल 9 आतंकवादी सेना और पुलिस की कार्रवाई में मारे गए। शहीद तुकाराम ओमले ने 10वें आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया और उस पर भारत में विधिवत मुकदमा चला। कसाब इस बात का अकाट्य सबूत था कि पाकिस्तान कश्मीर से बाहर भी भारत में आतंकी हमले करवा रहा है, इसीलिए दुनिया भर ने एक सुर में इन हमलों की निंदा की। 26/11 के हमलों के बाद भारत में ऐसे आतंकी हमलों से निपटने को लेकर गंभीर प्रयास की जरूरत महसूस हुई। दिल्ली से बाहर भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के हब बनने शुरू हुए। बड़े शहरों की पुलिस ने आतंकरोधी दस्ते तैयार किए। तो क्या आप 2008 का पन्ना पलट दें इस जख्म की याद के साथ, या एक उत्सव को भी याद रखें, एक वाक्य को याद रखें? हर चौथे साल नहीं, हर रोज। अभिनव बिंद्रा की जीवनी की ये पंक्ति बताती है कि ओलंपिक में गोल्ड के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती है। बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता, भारत के इतिहास का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। बरसों बरस भारत ने कभी कांसे से तो कभी चांदी से संतोष किया, लेकिन बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में सीधे गोल्ड पर निशाना लगाया। हम जानते हैं कि यह सिलसिला अब भी चल रहा है। पिछले ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में ऐसा किया, पर शूटिंग को लेकर तो ये मान लिया गया है कि भारत मेडल लाएगा ही लाएगा। खेल शक्ति के तौर पर भी भारत अब पनप रहा है। अगले साल यानी 2009 में हमने एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ी, जब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला। साल 2009 में संसद ने शिक्षा का अधिकार कानून पास कर यह सुनिश्चित किया कि भारत में 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिले और मुफ्त मिले। जातीय स्वाभिमान और आरक्षण की मांग को छोड़ दें तो भारत ने 21वीं सदी में बड़े आंदोलन कम देखे थे। ऐसे आंदोलनों को उंगली पर गिना जा सकता है जिनमें सरकार से जवाबदेही से ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में सरकार रोज भ्रष्टाचार के नए आरोपों में घिरती नजर आ रही थी। ऐसे में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग के साथ दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू की। अरसे बाद एक ऐसा मकसद नजर आ रहा था जिसमें देश में हर कोई जिससे जुड़ना चाहता था। गांधी टोपी को भी एक नया नाम मिल गया था, अन्ना टोपी। इस आंदोलन के नतीजे में कानून तो बन गया, लेकिन जवाबदेही नहीं बढ़ पाई। लेकिन राजनीति की दुनिया में एक दुर्लभ घटना हुई। अरसे बाद किसी आंदोलन से एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ जो एक नहीं दो राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी। 2013 का साल कोलाहल का साल। आसन्न लोकसभा चुनाव से पहले आक्रामक प्रचार चल रहा था। ऐसा लगता था मानो मुल्क अपने रास्ते से भटक गया हो। महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन की खूब बात होती थी। ऐसे में राहत की सांस लेकर आया मंगलयान। 5 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से जब एक विशाल रॉकेट ने उड़ान भरी तो पक्ष विपक्ष भुलाकर पूरे देश ने उत्सव मनाया। मंगलयान 10 महीने अंतरिक्ष के अनंत में तैरता रहा, फिर मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ और इसी के साथ भारत पूरी दुनिया का इकलौता देश बन गया जो अपने पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। एक बात और जान लीजिए, बात सिर्फ 6 महीने की हुई थी, लेकिन मंगलयान पूरे 8 साल से अपने मिशन पर लगा हुआ है और अब भी काम कर रहा है। 2014 का साल आता है। भारत की राजनीति में एक नई दिशा। 2.5 दशक से चली आ रही गठबंधन सरकारों की अस्थिरता और असहजता पीछे छूट गई और स्पष्ट बहुमत वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी के चेहरे और भाजपा के विकास के वादे को जनता ने सहर्ष स्वीकारा। पर सवाल सिर्फ सत्ता के बदलाव का नहीं था। लोगों ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने नीति के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर बहुत बड़ा निशान छोड़ा है। पक्ष विपक्ष में खूब तर्क भी आते हैं इसके। 2014 में सत्ता ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली थी, वो पार्टी भी बदल चुकी थी जो सत्ता में आई थी। ये नई भाजपा थी जिसकी कमान एक ऐसी जोड़ी के हाथ में थी जिसके समन्वय की मिसाल भारत के राजनीतिक इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये एक और संगठन की जीत थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका 89 साल पुराना सपना आखिरकार पूरा होता दिखाई देने लगा था। भारत ने कांग्रेस के प्रभाव वाली राजनीति का एक लंबा दौर देखा था। 2014 में भारत ने भाजपा के प्रभाव वाली राजनीति के दौर में प्रवेश किया। 2014 में 2 और बड़ी घटनाएं हुई। यही वो साल था जब भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया। देश के लाखों स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों ने सफेद टोपी लगाकर भरी धूप में घर घर पोलियो ड्रॉप पिलाई थी। उनकी साधना सफल हुई। पल्स पोलियो अभियान जैसे विराट मकसद के साथ 2014 में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हुआ। अब तक स्वच्छता एक कुलीन कंसेप्ट था। शहरों के पौष इलाके तो साफ रहते जबकि बाकी देश में गंदगी बच जाती। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में साफ सफाई का एक नया चलन पैदा किया जिसका नतीजा आने वाले वर्षों में देखा गया। इसी साल से हर घर में शौचालय बनाने के लिए सरकारी सब्सिडी भी मिलनी शुरू हुई। हर बड़े अभियान की तरह इसमें भी समस्याएं आई, आलोचना भी हुई, लेकिन ये एक तथ्य है कि आज का भारत 2014 की तुलना में कहीं अधिक साफ सुथरा है।
हम अब न सिर्फ कचरा समेट रहे हैं बल्कि कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कुछ अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। फिर आता है 2016 का बरस। 8 नवंबर रात 8 बजे जो हुआ वो कोई कैसे भूल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और ऐलान कर दिया कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। मकसद बताया काले धन पर अंकुश। ठीक वही बात जो 1978 में मोरारजी देसाई ने कही थी। शुरुआत के कुछ दिन खबरें आई कि किसी ने बोरे में भरकर नोट फेंक दिए तो किसी ने आग के हवाले कर दिए, लेकिन नोटबंदी का असर भ्रष्टाचारियों से ज्यादा असंगठित क्षेत्र पर हो गया जिसमें सारा काम कैश से चलता था। ये साल प्यार करने की आजादी के नाम भी रहा। भारत में समाज प्रेम को पहरे में रखता है। प्यार करने की चाह और किसी को जीवन साथी बनाने की इच्छा पर समाज के नियम और अंग्रेजों के बनाए कानून लागू होते थे जो कहते थे कि एक तरह का प्यार कुदरती है और दूसरी तरह का प्यार पशु था। सेम सेक्स जोड़े अपने प्यार को एक राज की तरह सीने से लगाकर चलते थे। डरते थे दुनिया क्या सोचेगी, कानून की चपेट में आए तो किस जेल में ठूसे जाएंगे। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद 6 सितंबर 2018 की दोपहर 12:25 पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों ने 1861 से चली आ रही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब आप भारत में जिससे चाहें प्यार कर सकते हैं। आप प्यार करने और अपना साथी चुनने के लिए आजाद हैं। अगला बरस 2019। नरेंद्र मोदी दोबारा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकार ने फिर उन वादों को पूरा करने की शुरुआत भी कर दी जिन्हें भाजपा का कोर पोल प्रॉमिस कहा जाता था। लेकिन गठबंधन धर्म की मजबूरियों के चलते अटल बिहारी वाजपेयी सरी के नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी। 5 अगस्त 2019 वो दिन था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी ने आखिरकार जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने लद्दाख की दशकों पुरानी मांग को मानते हुए उसे एक अलग संघ शासित प्रदेश भी बना दिया। बाकी जम्मू कश्मीर को भी एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया जहां विधायिका का प्रावधान है। 370 के जाने का असर कितना हुआ इस पर मतांतर है, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि ये कदम एक गेम चेंजर था। भारत की कश्मीर नीति में इतनी स्पष्टता पहले कभी नहीं रही थी। 2019 के साल में मोदी सरकार ने एक नहीं 2 बड़े कदम उठाए। दिसंबर के महीने में सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA को पास कर दिया। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्मावलंबी भारत की नागरिकता के लिए आते हैं, धार्मिक उत्पीड़न के चलते या दूसरी वजहों से यहाँ पर आते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जो 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आ गए थे। सरकार शरण देने की बात कर रही थी, लेकिन जब CAA के साथ साथ एक राष्ट्रव्यापी जनसंख्या रजिस्टर NRC की बात शुरू हुई तब इसे धार्मिक आधार पर नागरिकता तय करने की तरह भी लिया गया और पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए, खासकर पूर्वोत्तर में। दिल्ली में शाहीन बाग तो चर्चा में रहा ही, जहां बुजुर्ग महिलाओं ने एक लंबा शांतिपूर्ण धरना दिया, लेकिन दूसरी जगहों पर प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई। सबसे चर्चित वाकया एक बार फिर दिल्ली का था, जहां अगले साल फरवरी के महीने में दंगा भड़का। 3 दिन तक राजधानी का एक हिस्सा जलता रहा और आखिरकार सरकार ने इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे सरकार अब भी कहती है कि वो CAA को लागू करेगी। 2019 के ऐतिहासिक होने की एक वजह और भी है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए जहां पर वो मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। अगले साल यानी 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पहुंचे, भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और इसी के साथ मंदिर आंदोलन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत के इतिहास में कम ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब आस्था और राजनीति इतनी बारीकी से गुथे थे कि फर्क करना मुश्किल था। इतिहास हिंसा से भरा था, पूरे देश में राय बटी थी, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसे स्वीकार किया। और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव वो 2 बरस जिन्होंने आजाद भारत के इतिहास में एक लकीर खींच दी। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद चीन से चलने वाली महामारी जब भारत में दाखिल हुई तो पूरा मुल्क सांस रोककर खड़ा हो गया। एक शब्द हमारी जिंदगी में दाखिल हो गया, लॉकडाउन। जब महामारी की पहली लहर आई तो पूरे देश का स्वास्थ्य ढांचा हाँप गया, लेकिन असली तबाही आई दूसरी लहर में, जब आम और खास दोनों ने अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन मांगते हुए दम तोड़ा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने इतनी चिताएं जलते कभी नहीं देखी। आखिरकार सरकार हरकत में आई और दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। महामारी का सबसे बड़ा दौर बीता तो भारत ने फिर से होश संभाल कर आगे बढ़ना शुरू किया। लॉकडाउन के आर्थिक शॉक को बाजार पीछे छोड़ता नजर आ रहा है और अब इस बीमारी के साथ जीना भी सीख गया है। तो ये था हमारा प्रयास भारत के 75 सालों के इतिहास की एक झलकी आपके सामने रखने का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। घटनाएं और भी हैं,
पर समय की पाबंदी है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।